तो चलिए बढ़ जाते हैं अपनी सेकंड लॉन्ग वीडियो की तरफ, जहां पर अपन लोग बात करेंगे राउंडिंग ऑफ टेक्निक्स की, सिग्निफिकेंट फिगर की, इसके कैलकुलेशन की, एरर की और एरर के कैलकुलेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। यार एक बंदे को भूख लगी हुई थी और उस बंदे ने कहा कि मुझे खाने को दो। अब खाने में क्या दोगे आप सबसे पहले एसेंशियली उसको दोगे चपाती और सब्जी कि भाई ये तो तेरे लिए एसेंशियल है, सर्टेन है, इसको तो खाना ही पड़ेगा। हाँ, अगर फ्रूट्स दे दोगे तो हाँ, बॉडी डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी तो है, मगर उतना रिक्वायर्ड नहीं है जितना कि अपन को फूड रिक्वायर्ड था, बट हाँ नेसेसरी ये भी है। तो उसी तरह से जब हम कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो कुछ नंबर हमारे लिए सर्टेन होते हैं, कुछ नंबर हमारे लिए नेसेसरी होते हैं, उनको हमें उस कैलकुलेशन में रखना पड़ता है। और उनको रखने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, मतलब कहां तक मैं श्योर हूं, कहां तक मेरी कैलकुलेशन सर्टेन है, नेसेसरी डिजिट्स कौन कौन से हैं और जो नेसेसरी नहीं है उनको हटा देते हैं। और जब हटा देते हैं अपन, तो उसे अपन कहते हैं राउंडिंग ऑफ। अब ऐसा तो होता नहीं है यार कि मेरा मन चल रहा हो कि यार इस नंबर को हटा दो, ये नंबर अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होता। फिजिक्स के पास हर चीज का एक लॉजिकल रीजन होता है, तो उस लॉजिकल रीजन को समझना है हमको। तो राउंडिंग ऑफ टेक्निक्स क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ ओमिटिंग द नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है, मतलब कि जो हमारे लिए ना तो सर्टेन थे ना ही हम नेसेसरी थे, उनको हमने हटा दिया, उसकी जो टेक्निक है हमारे पास वो कहलाती है राउंडिंग ऑफ टेक्निक्स। डू नॉट वरी अबाउट इट, डेफिनेशन पूरी सारी चीजें तुमको नीचे पीडीएफ में मिल रही हैं, टेंशन मत लो, अभी सिर्फ तुम्हें बाबा जी को सुनना है, उसके बाद सारी चीजें अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी। नीचे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड कर लोगे तो तुम्हारे सामने नोट्स आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अब मतलब मैं जब आगे बढ़ रहा हूं ना, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि कई लोगों को यह लग रहा होगा बाबा जी ये तो हमें पता है। यार पता तो हमें दुनिया में सारी चीजें होती हैं, सारी चीजें तो किताबों में है, बट हमें एक बार उन चीजों को रिवाइज कर लेना चाहिए। और होता है ऐसा 100% होता है कि कोई ना कोई चीज जब अपन दोबारा पढ़ते हैं ना, तो वो दिमाग में क्लिक करती है, अच्छा ये पहले क्लिक नहीं करी थी अब क्लिक कर रही है। इसीलिए रूल्स को समझते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी ऐसे डिजिट को ड्रॉप कर रहे हो जो कि लेस देन 5 है, मतलब कि 5 से कम है। अब अगर 5 से कम है तो क्या करोगे आप? हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट है ये वाला रूल, है ना। जैसे मुझसे किसी टीचर ने कहा कि 3.54 है, अब मैंने कहा मैं यार मैं तो बस एक ही डेसिमल तक लिखूंगा। अब 4 को आप हटा रहे हो, वो 5 से क्या है, कम है, तो आप क्या करोगे? वो 5 वाले नंबर को वैसा का वैसा रहने दोगे। तो बस यही तो कर रहे हैं अपन। जब भी ऐसे नंबर को ड्रॉप करेंगे जो कि 5 से कम होगा, तो जो उसके आगे वाला नंबर है वो कहता है मैं बदलने वाला नहीं हूं, मैं 5 हूं तो मैं 5 ही रहूंगा। मतलब कि अगर आपने 4 को ओमिट करा तो आंसर आएगा 1.5, डिजिट जो था वो अनचेंज रहेगा। इसके आगे वाला रूल, अगर आप ऐसे नंबर को हटा रहे हो जो कि 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5, रूल नंबर 2 अपन से ये कह रहा है कि भाई जैसे सपोज करो 2.49 था, मैंने 9 से कहा हट जाओ, तुम मेरी कैलकुलेशन में बिल्कुल सर्टेन नहीं हो और मैं यहां पे कंफर्म भी नहीं कह सकता कि आएगा कि नहीं आएगा, और मुझे इसको हटाना है। अब जब मुझे इसको हटाना है, ऐसे तो हटेगा नहीं कि छू मंतर गाली गलंतर हट जा, ऐसे नहीं हटेगा। जब नहीं हटेगा तो 9 को हटाया अपन ने, जब 9 को हटाया तो यार ये नंबर 5 से बड़ा है, तो अमला का उल्टा बिमला, तो बिमला का उल्टा क्या होता है अपन जानते ना, अमला। यार ऑब्वियसली एक दूसरे के उल्टे हैं, तो एक ही को याद रखो, दूसरे को याद रखने की जरूरत क्या है। 5 से कम वाले को हटा रहे थे तो आगे वाला अनचेंज था, 5 से ज्यादा बड़े नंबर को हटाओगे तो जो आगे वाला नंबर है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इस 9 को मैंने हटाया तो ये हो गया 2.5। खत्म, दोनों रूल खत्म। ज्यादा टाइम नहीं लगाते, लगे तो दोबारा सुन लेना बाबा जी को। वैसे भी ऑनलाइन जब चीजें होती हैं यूट्यूब पर, तो अपने उंगलियों पे नाचता है अपना टीचर, नहीं नाचता क्या? आगे हो जाओ, अब पीछे हो जाओ, अब फास्ट फॉरवर्ड हो जाओ, अब थोड़ा स्लो 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 चलो। खैर अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन जो उठता है वो उठता है, यार बड़े भाई की बात हो गई, छोटे भाई की बात हो गई, 5 से बड़े की बात हो गई, 5 से कम की बात हो गई, आप 5 की बातें क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि यहां पर 5 ही ट्रिकी है और ये सोचने वाली बात है। अगर आप कभी भी 5 को ड्रॉप कर रहे हो और 5 के पीछे कोई नंबर है, तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको सोचना ही नहीं है, आपको तो 1 से बढ़ा देना है। जैसे कि यहां पर 3.55 था,
अब मुझे ये 1 को भी ड्रॉप करना है, मुझे इस 5 को भी ड्रॉप करना है, इन दोनों को ड्रॉप करना है। मैंने 1 को ड्रॉप किया, ये 5 से कम था तो ये तो अनचेंज रहेगा 5। मगर अगर अब मुझे 5 को ड्रॉप करना है, इसके पीछे कोई नंबर था क्या? हां था। तो जब आप इसको ड्रॉप करोगे तो इसके आगे वाला नंबर जो है उसको 1 से इंक्रीज कर दोगे, यानी कि 3.551 का आंसर आएगा 3.6। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अब अभी आप बोल रहे थे कि 5 के पीछे कोई नंबर आए तो, अगर 5 के पीछे 0 आए तो कहा यह जाता है कि जो नंबर इवन होते हैं ना उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसीलिए यहां पर यह ध्यान रखना कि अगर आप 5 को ड्रॉप कर रहे हो और उसके पीछे 0 है, 5 के पीछे कोई नंबर हुआ तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, 1 से बढ़ा दो। मगर अगर 5 के पीछे आपके पास 0 है तो आपको यह देखना है कि अगर यह इवन नंबर है, जैसे मैं 0 को ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक, ये 0 गया, 5, अब 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, उसके आगे वाला नंबर अगर ऑड है तो आप 1 से इंक्रीज कर दो, यानी कि 7 बन गया 8। स्टेबिलिटी याद आया? समझ गए? यहां पर देखो, अगर मुझे 5 को ड्रॉप करना है, अब इस 5 के पीछे कौन बैठा हुआ है? एक 0 बैठा हुआ है। अगर मुझे 0 को ड्रॉप करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 बचेगा। 5 को ड्रॉप करना है और उसके आगे वाला नंबर क्या है? 6, 2, 4, 6, 8, ये क्या है? इवन नंबर से, इवन नंबर है, रिमेन अनचेंज, आंसर 4.6 ही आएगा। सो अगर आप 5 को ड्रॉप कर रहे हो, उसके पीछे कोई नंबर है, आगे वाले नंबर को 1 से बढ़ा दो, इवन हो या ऑड हो। मगर अगर 5 को ड्रॉप कर रहे हो और उसके पीछे 0 बैठा हुआ है तो क्या करने वाले हो? फिर आप इवन नंबर को कुछ नहीं छेड़ोगे, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ऑड नंबर को आप 1 से इंक्रीज कर दोगे। राउंड ऑफ के चारों रूल खत्म हो गए। यहां बिल्कुल टाइम पास नहीं करूंगा। जब सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशंस करूंगा, मुझे राउंड ऑफ की जरूरत पड़ेगी, उस समय यह रूल की प्रैक्टिस और ज्यादा हो जाएगी। तो बढ़ जाते हैं अब अपन सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ। अब बाबा जी पढ़ाने जा रहे हैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्या बातें कर रहे हो आप बाबा जी? यार कभी किराने की दुकान पे गए हो शक्कर लेने के लिए या कुछ और सामान लेने के लिए, मैदा लेने के लिए, आटा लेने के लिए? वो इस तरह की वेइंग मशीन पहले यूज करते थे और उसमें ना थोड़ा सा डालते थे, फिर ये बीच में नहीं आता था, फिर तुम कहते तो थोड़ा सा तो और डाल दो, फिर वो थोड़ा इधर चला जाता था, तुम खुश हो जाते थे और आ जाते थे। 1 kg लेने गए थे, थोड़ा ज्यादा मिल गया, अपन अंदर से खुश। आज के टाइम में क्या होता है? ऐसी वाली डिजिटल वेइंग मशीन्स हैं, है ना? यहां पर जैसे ये तो अपने वेट मेजर करने के लिए, बट ऐसी डिजिटल वेइंग मशीन्स आ गई हैं। अब वो डिजिटल वेइंग मशीन्स क्या करती हैं? 1.00, 1.01। अब आजकल किराने वाले कहते हैं चावल के 2 दाने भी एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, 1 है तो 1 kg ही होना चाहिए। वो थोड़ा कम चलेगा मगर 1 kg से थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अब डिजिटल चीजें आ गई हैं। तो यार यहां पर आप क्या सर्टेन नहीं थे, श्योर नहीं थे कि यार, हां आप एक अंदाजा लगा के दे रहे थे कि ये मेरे पास इधर 1 kg है तो इधर भी लगभग जब बैलेंस हो गया तो 1 kg है। यहां पर आप सर्टेन हो चीजों को लेकर। यहां एक चीज गौर करने वाली बात है कि यहां पर जब आप मेजर कर रहे हो तो डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट है 0। बट क्या आप किसी गोल्ड की शॉप पे जाओगे और उससे बोलोगे भाई इसी मशीन पे रख के मुझे ना 1 kg गोल्ड दे दे? अब उसने कहा नहीं भाई ये 1.1 kg हो रहा है, तो आप कहोगे ठीक है 1.1 के पैसे ले ले मुझसे। मगर पीछे अगर गलती से 5 या 9, 8, 7, भाई साहब अगर आपने यहां तक का देखा, सिर्फ यहीं तक का देख पाए और उसके पीछे उसने ये गड़बड़ हो गई तो उसका तो कितना बड़ा नुकसान हो गया। इसीलिए जब आप किसी गोल्ड की शॉप पर जाते हो तो गोल्ड वाला बोलता है देखो भाई हम सबसे पहले तो केज में रखेंगे उसको, उसके बाद उसके पीछे ना बहुत सारे जीरोस लगे होंगे, मतलब डेसिमल के बाद हम 3, 4, 0, 5 0 तक मेजरमेंट करेंगे। क्यों करेंगे? इसीलिए करेंगे क्योंकि हमारे लिए तो वो 0.001 की भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एवरीथिंग मैटर्स, है ना? समझ रहे हो ना तुम लोग? पैसा पैसा बोलता है भाऊ, या पैसा बोलता है। तो बस यहां पे भी वही बोल रहा है। तो सिग्निफिकेंट फिगर अपन को ये देखने पड़ेंगे कि डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं। तो मेरा मेजरमेंट में नेसेसरी हो गया यहां पर कि मैं ज्यादा डेसिमल तक जाऊं और मुझे वो मेजर करने पड़ेंगे, वहां तक मैं सर्टेन रहूंगा। यहां पर डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट तक सर्टेन हूं, यहां ज्यादा सर्टेन हूं। तो वो नंबर्स जहां तक आप सर्टेन हो, आपकी मेजरमेंट के लिए नेसेसरी हो, उन्हें हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट नंबर। और वही हमें अब सीखने हैं कि हम निकालेंगे कैसे। जब अपन इसमें आगे बढ़ेंगे ना तो बाबा जी तुमको एंड में एक बूटी देंगे जिसमें लॉज वॉज सब साइड हो जाएंगे, ऐसे साइड हो जाओ। मगर पहले लॉस सीख लो, उसके बाद बूटी का सेक्शन आने दो, क्योंकि वो बूटी आने के बाद तुम लॉस सुनोगे नहीं और फिर बाई चांस एग्जाम में आ गया लॉस लिखो तो तुम फिर कहोगे बाबा जी ने कहा था हमें नंबर निकालना आता है, हम तो नंबर निकाल देंगे, हमें नहीं पता लॉस कैसे हैं। तो इसलिए पहले लॉस सीखो फिर उस बूटी पे आते हैं अपन। अब सबसे पहला
जब अपन लोग किसी नंबर को देखेंगे तो नंबर को देखने पर ये जो आगे वाले जीरोस होते हैं ना, इन जीरोस को अपन बोलते हैं लीडिंग जीरोस। ये जो जीरोस होते हैं जो कि दो नॉन जीरो डिजिट मतलब 1 से लेके 9 तक, उनके बीच में आते हैं, उनको बोलते हैं इन बिटवीन जीरोस। और वो जीरोस जो एंड में होते हैं उनको अपन बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस। तो आगे वाले जीरोस क्या हो गए? लीडिंग, इन बिटवीन, और ये हो गए ट्रेलिंग जीरोस। बाकी नॉन जीरो डिजिट्स तो अपन को पता ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक के जो डिजिट्स हैं वो सब नॉन जीरो डिजिट्स हैं। चलो अब पहला रूल आता है अपना, पहला बोलता है एवरी नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। कोई सा नया चीज तो बता देते भाई, हमें पता ही है, पैदाइशी पता ही है, लॉ भूलोगे नहीं तुम कभी। नॉन जीरो नंबर दिखे बोल देना ये सिग्निफिकेंट है, कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे कि 1 2 3 डेसिमल है कि नहीं है मुझे मतलब नहीं है। कितने नॉन जीरो नंबर्स दिखे तुम्हें? 3, तुमने कहा इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 3। यहां कितने दिख रहे हैं? 1 2 3। किस्मत से मैंने सारे एग्जांपल्स ऐसे ले डाले जिनमें 3 है। इसमें भी 3, इसमें डेसिमल था, इसमें नहीं था, मुझे क्या करना? 1 2 3, फिर से 3 नॉन जीरो, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। सो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। आ जाओ आगे। लीडिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ अ नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। भैया मम्मी ने कहा मुझसे कि यार एक काम कर बेटा, मैं तुझे ना पैसे दे रही हूं, ये ले पैसे लेके जा मुझसे 0 0 0 0 1। ओ मम्मी इतने सारे नंबर लगे इसमें, बेटा इन नंबरों का कोई मतलब है क्या? कुछ नहीं है, मम्मी ने 1 रुपए दिया था, पागल बना दिया तुमको, तुम्हें पता नहीं था सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है ना। तो इसीलिए ध्यान से आज सीख लो सिग्निफिकेंट का मतलब। आगे वाले जीरोस का कोई सेंस नहीं होता, इनको लगाने का भी कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए बाई चांस कहीं कैलकुलेशन में दिखे डेसिमल के बाद कोई नंबर लिखना है मुझे, तो आगे जीरोस लिखने पड़ेंगे। अब मैंने कुछ मेजर किया, वो 0.001 मास आया उसका, सपोज करो, या सेकंड आया, जो भी आया, तो आगे वाले जीरोस का कोई सेंस नहीं है, मतलब कि वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यहां पर आपका जो आंसर आने वाला है भाई साहब, जैसे कि ये आगे वाला जीरोस है, लीडिंग जीरोस बताए थे मैंने अभी हाल, लीडिंग जीरो है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। कितने नॉन जीरो हैं? 3 हैं, आंसर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पर देखो कितने नॉन जीरोस हैं भाई, ये लीडिंग जीरोस है ना, ये तो कुछ काम के नहीं है। कितने हैं अपने पास नॉन जीरो? 2 हैं, सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गया। यहां पर अपने पास ये जो 3 लीडिंग जीरोस हैं ये तो किसी काम के हैं नहीं। कितना नॉन जीरो मिले? 1 मिला, आंसर है 1 सिग्निफिकेंट फिगर। दैट्स इट, कहानी खत्म, पैसा हजम। 2 रूल हो गए, नॉन जीरोस सारे के सारे सिग्निफिकेंट, आगे वाले जीरोस लीडिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब आ जाओ, जीरोस अपीयरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरोस। 2 लड़कों के बीच में एक लड़की को बिठा दिया, सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? मतलब बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। और 2 लड़कियों के बीच में एक लड़के को बिठा दिया, वो तो और ही ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गया। मतलब कहने का यह है कि अगर आपने 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में एक जीरो को लगा दिया तो वो काउंट हो रहा है, वो काम का है। मम्मी ने आपको ना 101 रुपीज दिए, पापा ने कहा इस बार तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ाकर 1001 कर दी जाती है। भैया नाचना शुरू हो जाएंगे अपन लोग हैं। इस जीरो का क्या मतलब है? जीरो का बहुत बड़ा मतलब है। तो ये जो जीरोस हैं जब 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आते हैं तो ये सिग्निफिकेंट होते हैं दोस्तों। इसीलिए ध्यान रखो, ये जो आपके पास है 7003, ये 2 जीरोस काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे पता है, क्या बोल रहे हो तुम लोग? काउंट करेंगे ना? हाँ करेंगे। सो आंसर है इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4। यहां पर देखो 4079, ये जो जीरो है 4 के बाद वाला, वो 4 और 7 के बीच में सैंडविच हो गया, इन बिटवीन जीरो है, कंसिडर होगा। आंसर आएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1 2 3 4, ये जीरो कंसिडर होगा क्या? होगा, इन बिटवीन है, आंसर आएगा 4। दैट्स इट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नाउ अब अगर अपन देखें तो ट्रेलिंग जीरोस कंसिडर होंगे कि नहीं होंगे? बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये, और ये रूल भी सबको समझ में आता नहीं, और अब मैं तुम्हें समझा देता हूं इसको अच्छे से। देखो एक बात समझो, हम सबको ना सैलरी में 1 चाहिए, और 1 के पीछे ना 5 6 7 जीरोस लगा लो, बस इससे ज्यादा जीरोस नहीं लगाओ, है ना। क्या ये जीरोस सिग्निफिकेंट हैं? तुम बताओ, तुम्हारी सैलरी अगर इतनी हो जाए तो क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट है तुम्हारे लिए? बहुत सिग्निफिकेंट है भाई, मगर अपन को इसको लिखने का तरीका बदलना पड़ेगा। आपके लिखने का तरीका होगा कुछ ऐसा, 1.0000
1 2 3 4 5 5 इंटू 10 टू दी पावर 5। इसको इस तरह से स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखा जाता है। तो डेसिमल जब लग जाए तो पीछे वाले जो जीरोस होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। एक्सपोनेंट कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर नहीं होता है। बहुत ध्यान से सुनना, कभी भी ऐसा लिखा हो, अगर उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है देन इट इज कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। सो डेसिमल आ गया तो पीछे वाले जीरोस काम के हैं, और अगर डेसिमल नहीं आया तो पीछे वाले जीरोस काम के नहीं है। अभी बूटी में भी आएंगे अपन इस चीज पर ध्यान से। अगर डेसिमल आ गया तो ट्रेलिंग जीरोस कंसीडर होंगे, मतलब अगर ये देखो ये डेसिमल आ गया तो ये पीछे वाले जीरोस कंसीडर होंगे। सो आंसर आएगा इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पर देखो ये इन बिटवीन जीरो है, ये पीछे वाला जीरो है, और डेसिमल आ गया। डेसिमल आते ही आंख बंद कर लो और बोलो कि पीछे वाला जीरो कंसीडर होगा। तो ये तो लीडिंग वाला तो कंसीडर होंगे नहीं। 1 2 3 4 इसके सिग्निफिकेंट फिगर है 4। यहां आ गया डेसिमल 1 2, पीछे वाला जीरो कंसीडर होगा क्या? एक्सपोनेंट होगा क्या? नहीं होगा। बाढ़ में जाए एक्सपोनेंट, मुझे नहीं देखना सिग्निफिकेंट फिगर में, मैं सिर्फ ये देखूंगा हां कंसीडर होगा। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3 4 5 0 0, डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है पीछे वाले जीरोस कंसीडर होंगे। आंसर है 4, एक्सपोनेंट से कोई मतलब नहीं है। 100.000 डॉट लगा हुआ है, पीछे वाले जीरोस कंसीडर होंगे। 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है भाई साहब यहां पे, क्योंकि डेसिमल आ गया। तो डेसिमल अगर आ गया तो पीछे वाले जीरोस कंसीडर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, 101% होंगे। हो गए आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल। लो भाई एक काम करते हैं, बूटी सेक्शन में आई जाते हैं अब। तो भाई बाबा जी के बूटी सेक्शन में अब अपन आ गए। अब मैं तुमको ऐसा कुछ बता रहा हूं कि तुम्हें लॉ की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रूल्स की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ 2 कैटेगरी रखनी है, एक जहां पर डेसिमल आएगा, एक जहां पर डेसिमल नहीं आएगा। अगर डेसिमल नहीं है तुम्हारे पास तो कुछ सोचो मत, पहला नॉन जीरो देखो, लास्ट नॉन जीरो देखो, काउंट करना स्टार्ट कर दो। मतलब कि जैसे कि यहां पर देखो ये एक नॉन जीरो है, डेसिमल नहीं है, और एक नॉन जीरो ये है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, बस 6 खत्म। अगर तुमसे मैं यहां कहूं ये एक नॉन जीरो है, ये एक नॉन जीरो है, इसके अलावा पीछे कोई नॉन जीरो नहीं है, काउंट करो 1 2 3, सिग्निफिकेंट फिगर आ गया 3। यहां पर देखो ये एक नॉन जीरो है, लास्ट में नॉन जीरो कहां? यहां मिला, इसके बाद तो जीरो से, मगर डेसिमल तो है ही नहीं। तो डेसिमल में अपन क्या देखेंगे? अगर डेसिमल नहीं है तो क्या देखेंगे? तब अपन ये देखेंगे कि पहला नॉन जीरो कहां है, लास्ट वाला नॉन जीरो कहां है। सारे रूल्स गए साइड में, काउंट करना स्टार्ट कर दो 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसका आंसर तुम मुझे बता दो, पॉज कर दो वीडियो को और तुम आंसर निकाल डालो। ये आएगा पहला नॉन जीरो, ये है लास्ट नॉन जीरो, डेसिमल तो है ही नहीं। 1 2 3 4 5 इसका सिग्निफिकेंट फिगर है। कोई रूल सोचने की जरूरत है क्या? इन बिटवीन जीरो और आगे वाले जीरो और पीछे वाले जीरो, कुछ मत सोचो। डेसिमल नहीं है यहां पर। अगर डेसिमल नहीं है तो नॉन जीरोस देखने, ये देखो ये एक नॉन जीरो है, ये एक नॉन जीरो है, फर्स्ट और लास्ट। 1 2 3 4 5 आ गया सिग्निफिकेंट फिगर, दैट्स इट। सारे कर डालेंगे। अब आ जाएगा डेसिमल। डेसिमल जब आए तब क्या करना है? डेसिमल जब आए तो तुम एक काम करो, पहला तो नॉन जीरो ही देखोगे और उसके बाद लास्ट वाला तुम जो है वो पहुंच जाओ कहां तक? लास्ट वाले जीरो तक। अब देखो ये लास्ट वाला जीरो यहां है, काउंट करो जरा कितना आ रहा है। पहले 2 नॉन जीरो के बीच देख रहे थे, अब डेसिमल आ गया तो पहला नॉन जीरो, लास्ट वाला जीरो, क्योंकि अब पीछे वाले जीरो कंसीडर हो जाएंगे। मतलब कि यहां पर है पहला, ये है लास्ट, 1 2 3, आंसर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये है आपके पास पहला और ये है आपके पास लास्ट। तो ये देखो आपके पास 1 2 3 4 5 6 इसका सिग्निफिकेंट फिगर है। अब यहां पर अपने पास क्या है? 6, ये अपना नॉन जीरो है। अब डेसिमल आ चुका है तो आपको लास्ट तक जाना ही है। तो अगर डेसिमल आए तो आपको लास्ट तक जाना है, फिर चाहे जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो, कोई मतलब नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो यहां से स्टार्ट करें नॉन जीरो, एंड तक जाओ। ये देखो यहां पर आपके पास पहला नॉन जीरो, एंड तक जाओ, काउंट करो जरा 1 2 3 4 5 6, इसका सिग्निफिकेंट 6। 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट 5। मतलब पहले नॉन जीरो से स्टार्ट होके एंड तक जाना है अगर डेसिमल आ जाए तो, भले ही जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो। यानी कि 1 2 3 4 5 6, इसका भी आंसर है 6। और उम्मीद है मुझे कि अब सारे लॉस साइड हो चुके हैं। अब तो तुम्हारे पास क्वेश्चन आने देते हैं। यह आ गया पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस? भाई साहब इससे तो कोई मतलब है नहीं, डेसिमल आ चुका है तो पहला नॉन जीरो नंबर है ये 3, उसके बाद एंड तक चले जाओ 1 2 3, आंसर है 3। मुझसे पहले निकाल दिया होगा तुम लोगों ने, मैं गारंटी दे रहा हूं बूटी काम कर चुकी है। कर गई कि नहीं? अपने पास तो सबका रामबाण इलाज है।
ये देखो, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ऑल द गिवन नंबर्स 25.12, सारे के सारे नॉन जीरो हैं। डेसिमल वाला है, पहला नॉन जीरो से स्टार्ट करो, 1 2 3 4, इसका आंसर है 4। इसमें डेसिमल नहीं है तो दो नॉन जीरो मार्क कर लो, 2 और 9, इसके बीच में जो भी आ रहा है सब काउंट कर लो, जितने फर्स्ट नॉन जीरो लास्ट नॉन जीरो मार्क कर लो, 1 2 3 4, आंसर है 4। और बताऊं, ये देखो, ये भी सारे नॉन जीरो है, डेसिमल आ गया पहला वाला और लास्ट वाला। लास्ट वाला तो एंड तक जाएंगे क्योंकि डेसिमल है। 1 2 3 4, आंसर है 4। सारे नॉन जीरो थे, एक्सपोनेंट कंसिडर होगा नहीं, डेसिमल आ चुका है, पहला नॉन जीरो से लेके एंड तक 1 2 3 4, आंसर है 4। है कि नहीं बच्चों का खेल? है यार, बच्चों का खेल ही है। अब अपन चलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशंस पर, और ये रहा आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में मैं आपको क्या कहूंगा, मैं आपसे कहूंगा कि यार एक चीज का ध्यान रखो, यहां पर आपको जब भी दो नंबर्स को ऐड करना है, दो क्या तीन नंबर्स को ऐड करना है, आपको अगर सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करना है, यहां राउंड ऑफ पिक्चर में आएगा। अगर आपको इन तीन नंबर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, मैं आपके सामने ऐड कर रहा हूं, अगर आपको ऐड करना है तो आप नॉर्मली ऐड करो। आप बोलोगे बाबा जी इनको ऐड करने पे, ये तो पुराना 5th क्लास का क्वेश्चन है, 36.723, रॉन्ग आंसर, गलत है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान रखना है। तो ये अपन से रूल कहता है, जिसमें भी डेसिमल के बाद सबसे लीस्ट नंबर हो, डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं कर रहा मैं, डेसिमल के बाद इसमें कितने नंबर है? 1, डेसिमल के बाद इसमें कितने नंबर है? 2, डेसिमल के बाद इसमें कितने नंबर है? 3, डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर कितने थे? 1, तो आपके आंसर में भी एक ही होना चाहिए था, तो अब आपको 3 को हटाना पड़ेगा। तो ये तो 5 से कम है, तो भैया आंसर आ जाएगा आपके पास, इसको राउंड ऑफ करोगे तो 36.72। मगर आपको तो डेसिमल के बाद एक ही नंबर चाहिए, फिर 2 को हटाओगे आप, 2 फिर 5 से छोटा है, तो आगे वाला नंबर अनचेंज रहेगा, आंसर आ जाएगा 36.7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर से बोल रहा हूं, जब एडिशन करोगे तो डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर देखो, बस वो देखते ही आंसर लगा डालो कि भैया ये अपना टोटल आ रहा है, मगर डेसिमल के बाद तो आंसर में एक ही नंबर होगा, सर्टेन, नेसेसरी, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन में मैं यहीं तक श्योर था इस वाले में। अब आ जाओ जरा इसको देखो, अब इस केस में मैं माइनस कर रहा हूं, ठीक है भाई, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। डेसिमल के बाद इसमें कितने नंबर है? 1 2 3, इसमें डेसिमल के बाद कितने? 1 2 3 4। नॉर्मल तरीके से माइनस कर दो, कर दिया मैंने माइनस। माइनस करने पर डेसिमल के बाद मिनिमम कितने थे? 3 थे, तो मेरे आंसर में भी 3 होने चाहिए थे, मगर यहां तो 4 हैं, तो मैं इस 8 को हटाऊंगा। जैसे ही इस 8 को हटाऊंगा तो इसके आगे वाला जो नंबर है वो 1 से बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, तो आंसर आ गया 38.282। दैट्स इट, खत्म कहानी। कहां इतनी टेंशन ले रहे थे यार? सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशन, डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर देखो, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, जिसमें मिनिमम हो आंसर में भी मिनिमम वाला ही कंसीडर होगा। अब आता है अपने पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, रूल जो तुम्हें लिखना हो वो लिख लेना, अपन को क्या है, अपन को समझना है। चलो अब यहां पर अपन आ जाए, और वैसे भी उन लोगों से तो बच के ही रहना है जो स्लाइड पढ़ते हैं। और मैंने क्या लिख दिया था स्लाइड में, अब पढ़ के सुनाऊंगा तुमको स्लाइड, कुछ नहीं पढ़ के सुनाना, ये तो तुम्हारे नोट्स के लिए मैंने लिख देता हूं कि भैया तुमको लगे बाबा जी आपने तो खाली खाली स्लाइड दिखा के समझा दिया हमको, अभी हमको कुछ लिखने भी तो चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार तुम लिख लो, बाकी काम की बात इतनी है जो सिखा रहा हूं तुमको। काम की बात क्या है? तुम 2 नंबर का क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये रूल कहता है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5। डेसिमल वाला था ना, पहले नॉन जीरो से एंड तक, तो कितने मिले? 5। ठीक, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? डेसिमल लगा हुआ है ना, तो आगे वाले 0 तो कभी कंसीडर होंगे नहीं, पीछे वाले 2, इसमें है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप डेसिमल के बाद नहीं देख रहे हो, अब आप ये देख रहे हो कि सिग्निफिकेंट फिगर किसमें कम है। आपने नॉर्मली इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आया 32.6738। बहुत मेहनत लगी भाई साहब, इतना मल्टीप्लाई करवा लिया आपने 11th क्लास में आके हमसे, कोई बात नहीं, कर लेना मल्टीप्लाई। मगर सिग्निफिकेंट फिगर यहां मिनिमम कितने थे? 2, तो आंसर में भी होने चाहिए थे कितने? 2। तो अब आप इसको राउंड ऑफ करिए। जब आप इसको राउंड ऑफ करना स्टार्ट करेंगे तो चलो इसको राउंड ऑफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसको ड्रॉप करोगे? 8 को। जब आप 8 को ड्रॉप करोगे तो इसके आगे वाला नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 32
0.674। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 5। मुझे मिनिमम कितने चाहिए भाई? 2 मिनिमम थे। अब किसको ड्रॉप करोगे? 4 को। 5 से कम है तो भैया ये आंसर आ जाएगा 32.67। मगर इसमें तो 4 सिग्निफिकेंट है, मुझे तो सिर्फ 2 ही चाहिए आंसर में। तो मैंने फिर 7 को ड्रॉप करना स्टार्ट किया। क्या आंसर आ गया मेरा? 32.7। क्यों? क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो आगे वाला नंबर 1 से बढ़ गया। अभी भी 3 है, मुझे तो सिर्फ 2 ही चाहिए थे, तो इस 7 को भी मैं ड्रॉप कर देता हूं। जब 7 को ड्रॉप करूंगा तो आंसर आ जाएगा 33। अब तुम ये समझ गए हो कि राउंडिंग ऑफ हमने क्यों करना सीखा था, इस दिन के लिए करना सीखा था। आंसर है 33। अब कोई 2 बच्चों के सामने मल्टीप्लाई करके 6 7 वालों के सामने खुश मत हो जाना और उनके सामने लिख मत देना 33। वो कहेंगे क्या भैया कैसे तुम पढ़ पढ़ा के आ गए यार, दीदी यार क्या करते हो तुम, आंसर 33 नहीं है। वो 11th में आके ही समझेगा, उसके सामने मत बताना। बट हाँ, ये यहां तक आप श्योर हो, ठीक है? इसीलिए आप, और जब आप राउंड ऑफ करते हो ना तो आप एरर को लेकर आते हो। एरर इसी वीडियो का टॉपिक है, पढ़ेंगे अपन आगे जाके, थोड़ी सब्र करो, सब्र है ना। अब देखो यहां पर अपन को इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब जब इन दो नंबर्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है तो यहां पर देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? डेसिमल लगा हुआ है। पहला नॉन जीरो क्या है? 5। 1 2 3 4 5। इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें है 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि डेसिमल है और वैसे भी सारे नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं। सो आंसर आ गया कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर जो मिनिमम है वो 3 है, तो मेरे आंसर में भी 3 होने चाहिए थे। मगर जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो इतना लंबा चौड़ा आंसर दे रहा है, मुझे तो सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए थे। तो क्या करूं मैं? तो अब एक एक करके हटाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस 8 को ड्रॉप करो, आंसर आएगा 66.8467, क्योंकि 8 5 से बड़ा है तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 66.8467। अब आप इस 7 को ड्रॉप करोगे तो ये 5 से बड़ा है तो ये आ जाएगा 66.847। अभी भी 5 है, मुझे आंसर में चाहिए 3। अब मैं क्या करूंगा? इस 7 को ड्रॉप करूंगा। जब 7 को ड्रॉप करूंगा तो ये आ जाएगा 66.85। अब मैं 5 को ड्रॉप कर रहा हूं, मगर क्या है कि भैया 5 जो है ना मेरे पास यहां पर इस 5 के पीछे, जब इस 5 को मैं ड्रॉप करूंगा यहां पर तो आप ये देखो कि भाई आपने 4 को 5 बनाया है, मतलब कि इसके पीछे कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो जब 5 को ड्रॉप करते हैं और इवन नंबर होता है तो रिमेन अनचेंज्ड, मतलब कि आंसर आ गया 66.8। सो आपको सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए थे आंसर में। तो अब ऐसा मत कर देना यार तुम लोग कि बाबा जी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक देना था तो हमने तो भैया आगे के 3 ले लिए, बाकी राउंड ऑफ वाउंड ऑफ गया सब साइड में। राउंड ऑफ को साइड में मत करना, राउंड ऑफ की अत्यंत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए उसको भूलने की जरूरत नहीं है। आंसर इज 66.8, मगर वो राउंड ऑफ करने के बाद आया, इतनी लंबी चौड़ी गंदी गंदी राइटिंग में लिखने के बाद, प्रोसेस करने के बाद आया। आंसर इज 66.8। अब अपन लोग जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों वो है एरर की। तो एरर पर अब बढ़ जाते हैं अपन आगे। तो अब अपन बात करने वाले हैं एरर मेजरमेंट की, यानी कि हिंदी में बोले तो त्रुटि की बात करने वाले हैं। त्रुटि मतलब गलती की बात करने वाले हैं। और ये जो गलती वर्ड है ना, ये अपने आप में ही इसकी डेफिनेशन लेके बैठा हुआ है। क्या होगी गलती? भाई आपने एग्जाम 100 मार्क्स का हुआ था, तुम्हारे मार्क्स आए 95, गलती कितने की हुई? तुमने कहा सर 100 टोटल होने चाहिए थे, आए 95, इनका डिफरेंस ला दो, 5 मार्क्स की मैंने गलतियां करी थी। बस वही है हमारे पास एरर। एरर मतलब क्या होता है? तो एरर मतलब है अपने पास ट्रू वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू थी माइनस द मेजर्ड वैल्यू, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है अपने पास वो कहलाता है एरर। बहुत सिंपल है, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट चलेंगे। बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, अपन लोग सिर्फ इस बेसिक पर बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एरर: एब्सोल्यूट एरर, इसके बाद अपने पास मीन एब्सोल्यूट एरर। भाई एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? जो एरर की डेफिनेशन देखी अपन ने वही एब्सोल्यूट एरर था, मगर इसको अपन अभी और अच्छे से पढ़ेंगे, चिंता की बिल्कुल बात नहीं है, बाबा जी तुम्हारे साथ हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, तो इन सारे एरर की बातें अपन अब करने जा रहे हैं एक एक करके। इन सबके एग्जांपल्स पर डिस्कशन करेंगे, इन सबके छोटे छोटे से डेरिवेशंस हैं उनको भी देख लेंगे, ताकि बाई चांस अगर किसी का दिमाग थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ और अपन से अगर डेरिवेशन पूछ लिया तो वो डेरिवेशन भी अपन समझा पाए। अब अगर अपन देखें तो सबसे पहला अपने पास आता है एब्सोल्यूट एरर। जो एरर की बेसिक डेफिनेशन है वही अपन के पास एब्सोल्यूट एरर है, यानी कि एक्चुअली में ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अगर आप ये कर रहे हो तो वही आपका एब्सोल्यूट एरर है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहां पर। अगर मुझसे कोई कहे
कि यार एक काम देखो, यहां पर वैल्यू है अपने पास 2.003, ये आपने मेजर करी, और आपके पास जो ट्रू वैल्यू थी वो ट्रू वैल्यू थी 2.004। एरर कितने का हुआ? तो आपकी जो ट्रू वैल्यू थी वो थी 2.004 और जो मेजर्ड वैल्यू थी वो थी 2.003। सो आपने एरर किया है 0.001 का। यानी कि आपको अब इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपके पास क्या है ट्रू वैल्यू, क्या है मेजर्ड वैल्यू, इनका डिफरेंस निकाल दो, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। और जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को अपन एक्सप्रेस करते हैं तो हमेशा ऐसे लिखते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ये क्या बताता है? ये हमें बताता है इसकी ट्रू वैल्यू को, और साथ में जो लिखा रहता है वो है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब ये बात तो समझ में आ गई बाबा जी। मगर यार इस दुनिया में एब्सोल्यूट कुछ है क्या? मतलब कोई अपने आप को बोल दे कि मैं ही हूं इस दुनिया का सबसे पावरफुल। हो सकता है 1 साल बाद कोई आए और वो बोले नहीं मैं तो तुझसे ज्यादा पावरफुल हूं। तो इसी तरह से यहां पर भी जो एग्जाम्पल है वो ये कह रहा है अपन से कि ट्रू वैल्यू क्या है। तो ट्रू वैल्यू को निकालने के लिए अगर सपोज करो मुझे इस पेन की लेंथ निकालनी है, तो मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को बुलाया, मैंने कहा यार मेजर करना। एक ने वैल्यू मेजर करी A1, एक ने वैल्यू मेजर करी A2, एक ने करी A3, ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं बाबा जी के। तो यहां पर लास्ट वाले ने बोला AN। अब ये सब अलग अलग वैल्यूज हैं, कुछ साथ में सेम होंगी, कुछ ज्यादा होंगी, कुछ कम होंगी, मुझे तो नहीं पता यार ये वैल्यूज क्या हैं। तो अब मैं कैसे निकालूं ट्रू वैल्यू? तो ट्रू वैल्यू निकालने का जो सही तरीका होता है वो होता है इन सारी की सारी वैल्यूज का मीन ले लो आप। मतलब कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अप टू AN अपॉन N। तो जो मीन वैल्यू होगी दैट इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज द ट्रू वैल्यू, और ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है, इसीलिए बिल्कुल दिमाग में अच्छे से इसको बैठा लो। सो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अगर आपके पास ट्रू वैल्यू नहीं है तो और आपके पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो आप उन सारी ऑब्जर्वेशंस का क्या निकालने वाले हो? आप उन सारी ऑब्जर्वेशंस का निकालने वाले हो मीन, और वही आपकी जो होगी वो होगी ट्रू वैल्यू। बाबा जी बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, अपन इसको समझ लेते हैं। मान लो कि एक बार अपन को ना दोस्तों के साथ पार्टी करनी थी। अब पार्टी है ना, मैं हूं, ये मेरा बोर्ड है, हम सब पार्टी कर रहे हैं। हम पार्टी नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, मगर पढ़ते भी ऐसे हैं कि पार्टी हो जाती है। तो जैसे कि हमने कहा कि भाई एक चीज आ रही थी 300 रुपए की। अब एक दोस्त ने कहा कि यार मेरे पापा ने मुझे 90 दिए, एक ने कहा यार मेरे पापा ने मुझे 110 दिए, एक ने कहा कि यार मेरे पापा ने मुझको ना 100 रुपीज ही दिए क्योंकि तुमने 100 ही बोले थे। तो एक्चुअली में क्या हुआ? तो एक्चुअली में एक का कम था, एक का ज्यादा था, मगर जब टोटल किया हमने तो टोटल कितना आ गया? 300, जो एक्चुअली उनको चाहिए था। तो आप अब, और अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो डिवाइड बाय 3 कर दूं तो एक्चुअली एक बच्चे के पास या एक बंदे के पास वो 100 रुपीज आ गए। तो जब भी एरर आता है और अगर अपने पास बहुत सारी वैल्यूज हैं तो अपन एवरेज क्यों करते हैं? अपन एवरेज इसलिए करते हैं ताकि जो एरर आया हुआ है वो कंपनसेट हो जाए, नेग्लेक्ट हो जाए किसी तरह से। हाँ, यहां पर पूरी तरह से चला गया, जरूरी नहीं है पूरी तरह से चला जाए, कुछ कम कुछ ज्यादा हो सकता है। अब आ जाओ जरा जल्दी से अपने एरर के मेजरमेंट में। जब अपन इस एरर मेजरमेंट में बात करेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर की करेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? तो देखो अभी अपन लोगों ने देखा एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। अब मीन, भाई नाम पर जाना है ना। अर्पित, अर्पित का मतलब क्या? डिवोशन, है ना। किसी का नाम है पप्पू, अपन सब जानते हैं किसको बोलते हैं अपन, है ना। तो वो हरकतें भी उनकी वैसी हो जाती हैं। सो यहां पर ना नाम पर चले जाओ, नाम पर ही सब कुछ है ना। ये मेरे सामने बैठे हुए कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं पप्पू के नाम से, पता नहीं शायद घर का नाम होगा किसी का। मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना। मीन एब्सोल्यूट एरर की अगर अपन बात करें तो ये एब्सोल्यूट एरर तो अपन सीख चुके हैं। अब मीन की बात करें तो मीन कैसे होगा? तो मीन ऐसे होगा कि एक्चुअली में आपके सामने जो पहला एरर निकाला आपने, जो पहली वैल्यू थी उसको मीन वैल्यू से माइनस कर दो तो वो पहली वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर है। दूसरे वाले में आपकी जो दूसरी वैल्यू थी A2 थी, उसको मीन वैल्यू से माइनस कर दिया आपने, तो ये आपके पास दूसरा एब्सोल्यूट एरर आ गया। आप कहोगे कि आप मॉड क्यों ले रहे हो? देखो भाई अपन लोग हैं 11th क्लास में, ज्यादा रिसर्च पे जाने की जरूरत नहीं है ना। तो अपन से ये कहा जाता है मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालो, मैक्सिमम। और मैक्सिमम कब मिलेगा? जब चीजों को जोड़ोगे। इसीलिए अपन लोग क्या करते हैं? मॉड लगा देते हैं कि भाई माइनस भी आ रहा होगा, हमें उससे मतलब नहीं है, हम तो क्या लेने वाले हैं? हम तो पॉजिटिव ही लेंगे। हम पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव हमारी खून में बसा हुआ है, पॉजिटिविटी है, तो पॉजिटिव ही लेंगे। ऐसे याद रख लेना इसको। अगर nth वाले को देखें तो उसके अंदर कितना एरर आएगा?
उसके अंदर एरर आएगा मीन वैल्यू माइनस जो nth वाली ऑब्जर्वेशन है उसका जब अपन ने एरर निकाला तो ये आ गया लास्ट वाली वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर। और इन सारे एरर का फिर आप जब मीन निकाल देते हो, करेंगे क्वेश्चन इसका अपन, उसे अपन कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब जितनी भी वैल्यूज थी सबसे पहले उनका निकालोगे मीन, मीन निकालोगे जैसे ही आप, तो मीन निकालने पर क्या होगा, आपके पास आ जाएगी मीन वैल्यू। फिर आप हर एक वैल्यू को मीन वैल्यू से जब माइनस करोगे, ये ट्रू वैल्यू है, तो आपके पास हर एक वैल्यू का क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। और उस एब्सोल्यूट एरर का जब आप एवरेज निकालते हो उसे आप कहते हो मीन एब्सोल्यूट एरर। हो गया कि नहीं हो गया? होना ही चाहिए था और होगा ही, और एग्जाम में आया है क्वेश्चन, और वो जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूं, टेंशन नहीं लेने का। इसके बाद आता है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। अब रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, तो देखो भाई, अपने यहां पे कंपैरिजन जो है ना वो अलग ही लेवल पर चलता है ना। तेरे परसेंट कितने आए बेटा? 95। वो पड़ोस वाले का देखा 96 आए थे उसके। बहुत पढ़ाई करी यार मैंने, बहुत पढ़ाई करी, मतलब पूरे टाइम में कोचिंग में टॉप करता था उस लड़की के कंपैरिजन में, मगर फाइनल एग्जाम में उस लड़की के मार्क्स ज्यादा आ गए। अब ना जिंदगी भर एक मलाल रह गया कि यार हमेशा टॉप किया मगर फाइनल में तो वो बाजी मार गई। कंपैरिजन, किसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अपन यहां, तो यहां पर भी अपन क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में बात करोगे? जो ट्रू होगा उसके रिस्पेक्ट में ही बात करोगे ना, किसी और के रिस्पेक्ट में तो बात नहीं करोगे। तो आपने क्या किया, आपने निकाला एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर और उसको डिवाइड कर दिया मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू से। वो कहलाता है आपके पास क्या, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। यहां पर एक वर्ड और यूज किया जा सकता है, उस वर्ड को अपन बोलते हैं चेंज। अगर मुझसे कोई कहे रिलेटिव चेंज निकालो, तब भी मैं यही वर्ड, यही फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। तो ये, और बार का मतलब है मीन, और कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। परसेंटेज कैसे निकालते हो भाई? परसेंटेज निकालने के लिए तुम क्या करते हो, जो भी तुम्हारे पास आता है उसको 100 का मल्टीप्लाई कर देते हो। तो रिलेटिव एरर तो तुम निकाल ही चुके हो, अब तुम्हें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। तो क्या करोगे, उसके अंदर 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ओहो, ये क्या, ये तो अलग ही टाइप का बन गया। कुछ नहीं बना, अपन ने एब्सोल्यूट पढ़ा, एब्सोल्यूट को अपन ने ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दिया, वो बन गया आपके पास रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया आपके पास परसेंटेज एरर। दिमाग में चीजें तीनों की तीनों बैठ जानी चाहिए। ट्रू वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से माइनस किया, एब्सोल्यूट मिलेगा। एब्सोल्यूट को डिवाइड किया ट्रू वैल्यू से, रिलेटिव मिलेगा। रिलेटिव को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज मिलेगा। तीनों चीजें दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अब अपन बात किसकी करेंगे, अब अपन बात करेंगे इनके कुछ क्वेश्चंस की, मगर उसके पहले प्रोपोगेशन को समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि जब तक आप ये नहीं पता चलेगा कि मैं ऐड कर रहा हूं तो मेरा एरर कैसे बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एरर कैसे बढ़ रहा है, तो कैलकुलेशंस कैसे करोगे। तो सबसे पहले अपने पास आता है प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन एडिशन। मेरे पास एक है x, मेरे पास एक है y। मैंने तुम्हें सिखाया जो आगे लिखा रहता है वो कौन सी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। जो प्लस माइनस में लिखी रहती है वो कौन सी वैल्यू है, एरर होता है। कौन सा एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है। हां, अगर परसेंटेज लिखा हो तो समझ लेना परसेंटेज है, अदरवाइज एब्सोल्यूट ही होता है 99%। तो अब यहां पर देखो, x प्लस वाई करना था मुझे, सम करना था। अगर सम करना था तो कुछ सोचना नहीं है यार, बिल्कुल 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 बाबा जी की बूटी आपसे कहती है फ्लो में चले जाओ। आज तक जो करते आ रहे थे तुम्हें वही करना है। यहां पर क्या करना है, x प्लस वाई करना है। तो ये ट्रू वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी, और एब्सोल्यूट एरर भी ऐड हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा a प्लस बी हो गया आपके पास सम, और उसमें आपके पास जो वैल्यू आई है निकलकर एब्सोल्यूट एरर की, वो उन दोनों एब्सोल्यूट एरर का एडिशन है। यहां तो कुछ नया नहीं किया अपन ने, बिल्कुल नहीं किया। अभी एक एग्जांपल देखते हैं। उसके पहले अगर मैं आपसे कहूं रिलेटिव एरर निकालना है, तो रिलेटिव एरर क्या होता है, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर, ये हो गया, इसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो, ये आ गया रिलेटिव एरर। और इस रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा सम का कौन सा एरर, परसेंटेज एरर। क्वेश्चन समझाओ बाबा जी, क्योंकि ऐसे तो समझ में आया नहीं। ओके, आपके पास एक वैल्यू दे रखी है x 5 प्लस माइनस 0.05, दूसरा है y 3 प्लस माइनस 0.03। मुझसे कहा x प्लस वाई निकालो, एरर के साथ निकालो। तो मैंने कहा ओके, 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8। एरर भी ऐड हो जाता है एडिशन में, ये लो ऐड कर दो इसको, तो ये आ गया आपके पास 0.08। आंसर है सीधा का सीधा।
आ जाओ भैया माइनस पे। माइनस की बात करें, डिफरेंस की बात करें, तो भाई आपके पास फिर से एक्स, ये अपना जो तकिया कलाम है, अब एक्स और वाई है, और एक्स के साथ क्या चल रहा है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ये कौन सी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू। ये कौन सा एरर है, एब्सोल्यूट एरर। ये है वाई, ये ट्रू वैल्यू है, ये उसका एब्सोल्यूट एरर है। मुझे क्या निकाल कर लाना है, मुझे निकाल कर लाना है डिफरेंस। माइनस कर दो। ट्रू वैल्यू में कुछ नहीं सोचना, माइनस करना है तो माइनस ही करोगे, प्लस करना है तो प्लस ही करोगे, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करना है तो डिवाइड ही करोगे। ट्रू वैल्यू निकालते टाइम दिमाग नहीं दौड़ाना, 6th क्लास का दिमाग चलाना है अपन को। गलती यहां नहीं होनी चाहिए। कौन सी वैल्यू निकालने में, ट्रू वैल्यू निकालने में। तो आप जब इसको माइनस करोगे तो a माइनस बी हो गया। मगर क्योंकि हम यहां कौन सा एरर निकाल रहे हैं, हम यहां निकाल रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर। और जब आप मैक्सिमम एरर पॉसिबल एरर निकालते हो, उस केस में आप माइनस नहीं करते हो। इसीलिए यहां पर जब माइनस भी करेंगे तो उनका जो एब्सोल्यूट एरर है वो ऐड होगा, माइनस नहीं होगा। और यह दिमाग में बैठा लेना चाहिए था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम सबने बिठा लिया। इसके बाद अगर मैं इसमें बोलता रिलेटिव एरर निकालो, तो भाई साहब ये आपके पास है एब्सोल्यूट एरर, इसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो, आ गया रिलेटिव एरर। ये आपके पास है रिलेटिव एरर, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपके पास कौन सा एरर, परसेंटेज एरर। समझ में आ गई बात, कहानी खत्म। आ जाओ भाई आगे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मुझे इन दोनों को माइनस करना है, डिफरेंस लेना है। 5 प्लस माइनस 0.05, फिर से बताओ ये कौन सी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है आपके पास, एरर। कौन सा एरर है ये है आपके पास एब्सोल्यूट एरर। ये आपके पास दूसरी वैल्यू है। आपको क्या लेना है, इनका डिफरेंस। 5 माइनस 3 करोगे तो 2 आएगा, मगर एरर माइनस नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर, और इसीलिए ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा 0.13। दैट्स इट, कहानी खत्म हो गया। डिफरेंस दो जगह का प्रोपोगेशन बता दिया। अभी क्वेश्चन बाकी है मेरे दोस्तों, जब तक दिमाग में घुसाऊंगा नहीं तब तक वीडियो को रोकूंगा नहीं। आगे देखो, ये आया अपने पास प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन प्रोडक्ट। यहां से और डिवीजन से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये अपन से ये कहना चाह रहा है कि भाई आपके पास एक्स वैल्यू, वही पुराना हीरो अपना, वाई आ गया ये। अब आपको चाहिए p इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। एक काम करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देते हैं। a इंटू बी, ए बी, b इंटू डेल्टा ए, बी डेल्टा ए, डेल्टा बी इंटू ए डेल्टा बी, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब एरर कितना छोटा सा था, एक ये देखो भूल गए क्या, ये कितना पिद्दू सा एरर था, एब्सोल्यूट एरर। अब ये पिद्दू सा एरर है, मतलब कि ये तो गरीबी में गीला आटा हो गया। हाँ, मतलब पहने हुए थे चड्डी बनियान और वो भी किसी ने छीन ली। यार सीधी सीधी सी बात है कि ये डेल्टा ए बहुत छोटा सा था, ये डेल्टा बी बहुत छोटा सा था, और यहां पर क्या हुआ, जब इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो बहुत छोटा इंटू बहुत छोटा इज अगेन बहुत बहुत छोटा। मतलब कि स्मॉल इंटू स्मॉल इज वेरी स्मॉल, तो ये तो बहुत स्मॉल वैल्यू आएगी ना, इसीलिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, भूल जाओ इसको। तो अब तुम्हारे पास क्या निकल के आया, तुम्हारे पास ये निकल के आया a इंटू बी ट्रू वैल्यू, और यहां पर ये जो b डेल्टा a प्लस a डेल्टा b है, ये आपके पास कौन सा एरर हो गया, एब्सोल्यूट एरर हो गया। मगर इसको दो के लिए याद रखना तो आसान है, 3 होता, 4 होता, पावर्स होती, याद रख पाओगे क्या, नहीं। जनरल निकाल के लाएंगे। जनरल कैसे निकाल के लाएं, जनरल ऐसे निकाल के लाएं कि एक काम करते हैं, इसका रिलेटिव एरर निकालते हैं। जब रिलेटिव एरर निकालोगे तो ये तुम्हारे पास कौन सा एरर है दोस्तों, ये तुम्हारे पास है एब्सोल्यूट एरर। उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दिया। अब सेपरेट कर दो अगर, तो ये देखो b से b कैंसिल, और यहां पर a से a कैंसिल। तो अगर आप देखो तो प्रोडक्ट में कौन सा एरर ऐड हो रहा है, यहां पर डायरेक्ट दिख रहा है, रिलेटिव एरर ऐड हो रहा है। और अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि डिवीजन में भी कौन सा एरर ऐड होता है। डिवीजन में भी आप कौन सा एरर ऐड करोगे, रिलेटिव एरर ऐड करोगे, यानी इन प्रोडक्ट रिलेटिव एरर्स विल बी एडेड। जब आप दो चीजों का मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो रिलेटिव एरर ऐड हो जाएगा, और ये डेरिवेशन भी हो गया आपका, एक तरह का प्रूफ भी हो गया, एक तरह का वेरिफिकेशन भी हो गया। अब आ जाओ जरा एक छोटे से केस की तरफ। यहां पर अभी तो अपन ने जो पहले लिया था उन सब में अपन x अपॉन y कर रहे थे, पावर 1 थी। मगर ये ही समझ लो कि एग्जाम में आया है, नीट हो, जेडब्ल्यू हो, आपके स्कूल लेवल का एग्जाम हो, पक्का है कि यहां से क्वेश्चन बनना चाहिए। 99.9% चांसेस हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। ये क्या कह रहा है आपसे, a की पावर m इंटू बी की पावर n अपॉन c की पावर p इज इक्वल टू x।
अब ये इन दोनों का मल्टीप्लाई है और इसका डिवीजन है। तो जब भी मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हैं तो कौन से एरर को ऐड करते हैं? रिलेटिव एरर्स को ऐड कर देते हैं। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, रिलेटिव एरर इन एक्स, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा सी अपॉन सी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में है तो सबके रिलेटिव एरर को ऐड कर दिया। मगर जब भी जो पावर होती है ये पावर आगे आ जाती है तो बाबा जी की बूटी आपसे बस इतना ही कह रही है, इन केस ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवीजन द पावर विल कम इन फ्रंट, और जो रिलेटिव एरर है वो ऐड हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास डेल्टा ए अपॉन ए, पावर क्या थी? एम आगे, ये पावर क्या है? n, तो डेल्टा b बाय बी, n आगे, ये आपके पास है पावर p, तो ये आपके पास आ गया डेल्टा c बाय सी इंटू p। जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी, बस इतना याद रखना। अभी प्रैक्टिस करेंगे इसकी क्वेश्चंस की तो अपने आप दिमाग में ऐसा हो जाएगा, परमानेंट बर्फी की तरह जम जाना है उसको। चलो आ जाओ, प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन डिवीजन। अब आप क्या कर रहे हो? x अपॉन वाई, इन दोनों को आप डिवाइड कर रहे हो। जब डिवाइड कर रहे हो, कुछ पुरानी सी बातें करूं तुमसे, थोड़ी सी बहुत पिद्दी सी, डरना नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, जब तुमको बताया जाता है तो डराया जाता है। मैं डरा नहीं रहा, है ना। तो देखो, जैसे कि मेरे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब समझो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये सपोज करो पहला वाला टर्म 1 है, तो एक ही जगह पर मैंने ले लिया 1, और b जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है 1 से, तो आपका आंसर आएगा 1 प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ये तो 1 से बहुत छोटा है ना। वही वाली बात हो गई, गरीबी में गीला आटा, 2 ही रोटी बची थी, घर में मेहमान आ गए, अब भैया इसी को सब में बांटो। अब अपन सतयुग में तो है नहीं कि श्री कृष्ण जी कहेंगे तथास्तु बच्चा, और वो थाली अपने आप उसके अंदर रोटियां आने लगेंगी, सब्जी आने लगेगी, खीर आने लगेगी, खत्म नहीं होगा कुछ। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो अब अपने पास तो बची थी 2 रोटी भाई, अब 2 रोटी में 4 मेहमान आ गए, तो अब आधी 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 और करके बांटनी पड़ेगी अपन को। तो वही यहां पर हो गया। बी जो है ये बहुत छोटा है, जब b बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर करोगे b स्क्वायर, तो वो तो और छोटा हो जाएगा ना। स्मॉल इंटू स्मॉल इज वेरी स्मॉल, तो ये चीज हो जाएगी नेग्लेक्ट, b का स्क्वायर। तो अब गौर से देखो, एक्चुअली में 1 प्लस बी का स्क्वायर जब आपने ओपन किया तो ये आपके पास आया क्या? ये आया आपके पास 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। पावर आ गई आगे 2b, ऐसा कुछ आया ना। इसीलिए अपन बाइनोमियल का ये फॉर्म ही ध्यान रखेंगे कि अगर कभी ऐसा लिखा हो 1 प्लस एक्स की पावर n, और अगर x 1 से बहुत 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 छोटा है, इन दैट केस पावर विल कम इन फ्रंट, 1 प्लस nx विल बी द आंसर। बस इसी का यूज करूंगा, पहला टर्म 1 बनाऊंगा और अगर छोटा होगा तो पावर को आगे ले आऊंगा। ये बाइनोमियल का यूज करके इस डेरिवेशन को प्रूव करने जा रहा हूं। ये तुम्हारे बेसिक नॉलेज के लिए है, और जिसको ये लगता है ना कि बाबा जी ने हमें बताया नहीं था, तो मैं तुमको सारी चीजों के वेरिफिकेशंस भी बता रहा हूं, इसीलिए ध्यान से। अब आ जाओ जरा, लोग लॉग लेके करते हैं, लॉग लेके भी कर सकते हैं। मतलब मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि किसी को ये ना लगे कि बाबा जी हम तो उस तरीके से करते थे, आपने तो ऐसा तरीके से बता दिया हमको। नहीं भैया, अपन वो भी बता देते हैं। अब क्या है यहाँ पे x और ये है y, वही अपने पुराने वाले। अब आपको क्या चाहिए था? x अपॉन वाई चाहिए था, आपने डिवाइड कर दिया। अब क्या है? a अपॉन बी, ट्रू वैल्यू होगी कि नहीं? तो मैंने ऊपर से क्या लिया? a को कॉमन ले लिया, यहां क्या आ जाएगा? डेल्टा a अपॉन a। नीचे से मैंने b को कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 1, यहां पे हो जाएगा 1 क्योंकि b चला गया बाहर, और ये आ जाएगा डेल्टा b अपॉन b, यहां पर ये डेल्टा b आ जाएगा। सो दिस इज डेल्टा b बाय b। नाउ अब क्या होगा? अब यहां पर ये होगा कि a अपॉन b तो है, अब ये जो 1 प्लस डेल्टा b बाय बी, इसको मैं ऊपर ले गया तो ये पावर थी अपने पास +1, ये ऊपर जाकर हो गई -1, क्योंकि डेल्टा b बाय बी, डेल्टा b तो बहुत छोटा है ना। तो यार ये जो डेल्टा b बाय बी है ये तो और छोटा हो जाएगा, क्योंकि b से आपने उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से चीजें बड़ी होती हैं कि छोटी होती हैं? छोटी हो जाती हैं। वही वाली बात, छोटे बच्चे हो गया तो वैसे ये छोटा हो गया। अब ये छोटा हो गया अगर अपने पास, तो डेल्टा b बाय बी की पावर क्या है? -1। ये बहुत छोटा है। जब ये बहुत छोटा है तो ये पावर आ जाएगी आगे, आगे पावर आगे। अब जब ये पावर आगे आ गई तो प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, है ना। क्यों हो गया? क्योंकि वो माइनस का मल्टीप्लाई हुआ। बट अपन को तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है, अपन को तो माइनस की बातें ही नहीं करनी, अपन को तो प्लस की ही बातें करनी है। बट फिर भी मैंने लिख दिया तुम्हारी सहूलियत के लिए, नहीं तो तुम कमेंट में बोलते कि आज ऐसा कैसे हो गया यार। चलो अब ये कैसे हो गया? a अपॉन बी तो अपना आ गया आगे, ये चीज का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इज 1,
फिर 1 इंटू डेल्टा ए बाय ए, फिर 1 इंटू डेल्टा बी बाय बी, फिर डेल्टा ए बाय ए इंटू डेल्टा बी बाय बी। बिल्कुल टेंशन मत लो प्लस माइनस की, जो मर्जी आए लिख देना। अब ये जो है ये फिर से वही चीज, बहुत छोटा इंटू बहुत छोटा इज बहुत बहुत छोटा, तो इसीलिए ये चीज हो गई नेग्लेक्ट। अब इसको नेग्लेक्ट कर दिया आपने, जब नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या बचेगा, ए अपॉन बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। अब गौर से देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस ए अपॉन बी का 1 में मल्टीप्लाई किया और फिर इस ए अपॉन बी का यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, ए अपॉन बी डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। ये दिमाग में बैठा के रखो, एक्सप्रेशन रख लिया दिमाग में बैठा के। अब देखो जरा, ये मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया था उससे अगर मैं रिलेटिव एरर निकालता तो रिलेटिव एरर क्या आ रहा है, ये एब्सोल्यूट एरर था अपना, देख लो ये है एब्सोल्यूट एरर, ए अपॉन बी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, ये है। और ट्रू वैल्यू क्या थी, ए अपॉन बी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों के दोनों, तो आपके पास जो आने वाला है एरर वो रिलेटिव एरर का एडिशन हो रहा है, मतलब कि ये आपके पास जो डिवीजन में एरर आ रहा है रिलेटिव एरर, वो जिनको डिवाइड किया था उनके रिलेटिव एरर का सम आ रहा है। मैंने कहा था प्रोडक्ट और डिवीजन में क्या होता है, रिलेटिव एरर का सम हो जाता है। नीचे पीडीएफ में नोट्स हैं, बिल्कुल टेंशन मत लेना लिखने की। चलो अब समझो, अब आ जाते हैं अपन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। प्रैक्टिस क्वेश्चन करें तो पहला क्वेश्चन ये है, आपने क्या किया, वही मेरा दोस्त है ना, बहुत ही अलग है। कभी कभी ऐसा मौका मिला हो तुमको कि पापा ने कहा हो बेटा गिनना जरा कितने नोट हैं, तो अपन ना 100 की जगह पर कभी 99 निकलते हैं तो फिर से गिनना शुरू कर देते हैं, कभी 101 निकलते हैं फिर गिनना शुरू कर देते हैं। वो जो है बंडल वो तो एक ही है, उसके अंदर नोट भी फिक्स है, मगर काउंटिंग में कितनी बार एरर होता है। ऐसे ही यहां पर डायमीटर ऑफ अ वायर निकालने में 3 दोस्तों की मदद ली गई होगी और उन दोस्तों ने क्या करा, उन्होंने कहा एक वैल्यू ये आ रही है, एक वैल्यू ये आ रही है, एक वैल्यू ये आ रही है, तो आप मुझे एब्सोल्यूट एरर निकाल के दो हर रीडिंग में। मीन एब्सोल्यूट नहीं बोला है, एब्सोल्यूट एरर बोला है। अगर एब्सोल्यूट एरर निकालने को बोला है तो सबसे पहले तीनों की रीडिंगें देख लो, ये पहली रीडिंग थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी। ट्रू वैल्यू क्या है, किस पे भरोसा करें, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे ना, हम ना कर पाएंगे, हम तो निकालेंगे मीन। जैसे ही हमने निकाला मीन तो वो जो वैल्यू आएगी मीन वैल्यू इन सब की, वो मीन वैल्यू कहलाएगी हमारी कौन सी वैल्यू दोस्तों, ये मीन वैल्यू कहलाएगी हमारे पास ट्रू वैल्यू। और अब पहली वाली रीडिंग का एरर क्या होगा, मीन वैल्यू माइनस पहले वाली रीडिंग कितनी थी 1.002, 1.004 माइनस 1.002.002। दूसरे वाले में कितना एरर आएगा, मीन वैल्यू माइनस सेकंड वाली रीडिंग। थर्ड वाले में कितना आएगा, मीन वैल्यू माइनस थर्ड वाली रीडिंग। माइनस कर दो, मॉड ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बातें कर रहे हैं अपन। अगर मुझसे मीन एब्सोल्यूट एरर मांगा जाता तो मैं इन सब का प्लस करके डिवाइड बाय 3 कर देता, मेरा आंसर आ जाता, खत्म, फिनिश हो गया, डन। अब अगला एक्सपेरिमेंट मानते कहां है अपन लोग, भैया कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ, आपसे कहा गया आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकाला, बहुत सारे दोस्त आ गए अब की बार आपके, है ना, गैंग मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे भी अपने, तो ये अपन ने रीडिंग्स निकाल दी, ये 6 रीडिंग्स आई। आपसे ये कहा गया फाइंड द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे, जब तक तुम्हें एब्सोल्यूट एरर नहीं पता होगा, जब तक तुम्हें ट्रू वैल्यू नहीं पता होगी, तब तक कैसे निकालोगे परसेंटेज। तो इनडायरेक्टली क्या करा ना, ये शाणे बन गए। अपना जो टीचर था ना वो बैठा हुआ था जो लैब में, उसने कहा एक काम करो इसका परसेंटेज एरर निकाल के लाओ। अब वो बोलता पहले ट्रू वैल्यू निकालो, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालो, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, फिर जाके परसेंट रिलेटिव एरर निकालो, फिर परसेंटेज एरर निकालो। तुम लोग कहते सर कुछ कम कर दीजिए ना प्लीज प्लीज प्लीज, तो वो शाना बन गया। उसने क्या करा, उसने बोला तुमसे कि परसेंटेज एरर निकालो। अब परसेंटेज एरर निकालने के लिए सब निकालना पड़ेगा, है ना, जैसे कि अपने पापा बोलते हैं बस 2 घंटे पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें जहां जाना हो वहां चले जाना। वो 2 घंटे कभी खत्म ही नहीं हो पाते, तो अपन कहीं जा ही नहीं पाते। बस वैसे यहां पर हो गया, उन्होंने कहा कि भैया ये सब करना पड़ेगा। तो अब देखो, सबसे पहले अगर इतने सारे एक्सपेरिमेंट हुए तो ट्रू वैल्यू क्या है, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, तो इसीलिए इन सारी की सारी वैल्यूज का तुमने क्या निकाल दिया, मीन। जो मीन आया वो आया 1.51 और यही है आपकी ट्रू वैल्यू। आ गई ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू आ गई। अब इस ट्रू वैल्यू को पहले वाली वैल्यू से माइनस किया, ये आ गया पहले वाले का एरर। उसी तरह से दूसरी वाली वैल्यू से माइनस किया तो ये आ गया सेकंड का एरर। फिर ट्रू वैल्यू को थर्ड वाली रीडिंग से माइनस किया, ये आ गई थर्ड वाला एरर। फिर फोर्थ वाले से माइनस किया, फिर फिफ्थ वाले से माइनस किया, फिर सिक्स्थ वाले से। जब आपने इन सबको माइनस किया तो आपके पास क्या निकल कर आ गए, इन सब के एब्सोल्यूट एरर। मगर मुझे तो क्या चाहिए पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इन सब के एब्सोल्यूट एरर का मैंने क्या निकाल दिया,
फिर से मीन निकाला, वो मेरे पास है मीन एब्सोल्यूट एरर। और मीन एब्सोल्यूट एरर को आप मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दोगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा परसेंटेज एरर। दोस्तों मैंने करके इसलिए रख लिया था ताकि एडिशन वाली 6-7 वाली प्रॉब्लम जो है ना वो अपन जल्दी जल्दी कर ले। मुझे पता है कि सामने जो बैठा है ना उसको जल्दी पढ़ना है, और दूसरी चीज ये है कि उसको प्लस माइनस आता है, इतना मेरा दिल जानता है। तो अगर अपन को प्लस माइनस आता है तो अपन को कुछ नहीं करना, जितनी भी वैल्यूज दी थी उनका मीन निकालो, वो हो गई ट्रू वैल्यू। फिर ट्रू वैल्यू को उन सारी वैल्यूज से माइनस करके उन सबका एब्सोल्यूट एरर निकालो, फिर निकाल दो उन सबका मीन, तो वो हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। और मीन एब्सोल्यूट एरर को आप डिवाइड कर दो ट्रू वैल्यू से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये आ गया आपके पास 3%। कौन सा एरर आ गया? ये आपके पास आ गया परसेंटेज एरर। क्लियर? अब आगे की कहानी, कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। अब आपसे क्या कहा गया? इफ देयर इज अ पॉजिटिव एरर ऑफ 50% इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। पता नहीं किसको लेकर आए थे, सीधे सीधे 50% का एरर कर दिया वेलोसिटी में। आपसे कहा गया काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर होगा, तो भैया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और उन्होंने अगर मास की बात तुमसे नहीं करी है, देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई एरर है नहीं, मास की बात करी नहीं है मतलब मास में कोई एरर होगा नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी में एरर निकालना है। अब यहां पर ये क्या है? वेलोसिटी का स्क्वायर। याद करो प्रोडक्ट वाला सिखाया था ना, क्या है ये? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का रिलेटिव एरर इज इक्वल टू वेलोसिटी का रिलेटिव एरर इनटू 100, ताकि परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए, और जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर होगा वो वेलोसिटी के परसेंटेज एरर, और वेलोसिटी की पावर 2 है तो वो 2 आगे आ गई। तो ये आपके पास, और ये एरर आपको कितना दे रखा था? ये एरर आपको दे रखा था 50%। 50 इंटू 2 करा, आंसर आ गया 100%। तो अगर वेलोसिटी के मेजरमेंट में 50% का एरर कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट में कितने परसेंट का एरर करोगे? 100% का एरर करोगे, पावर आगे आ जाती है। और अगर मास का दिया होता तो यहां पर आप क्या करते पता है? आप यहां पर प्लस में मास के परसेंटेज एरर को भी ऐड कर देते, बट दिया ही नहीं था इसलिए हमने माना ही नहीं। जबरदस्ती एक्स्ट्रा लेने की जरूरत क्या है? कीप इट सिंपल बड़ी। ओके, अ फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय दिस। अब P ऐसा कुछ दिया हुआ है, आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे कहा गया क्वांटिटी विच ब्रिंग्स इज द मैक्सिमम परसेंटेज एरर। मान लो ABCD इन चारों में सेम टाइप का एरर हुआ, तो ये बताओ सबसे ज्यादा एरर P में किसके कारण आएगा? तो मैंने क्या करा, एक्सप्रेशन लिख दिया, परसेंटेज एरर इन P इज इक्वल टू प्रोडक्ट और डिवीजन में रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर ही ऐड होता है। तो भैया ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, मल्टीप्लाई या डिवाइड में है। तो जब आप इसका P का परसेंटेज एरर निकालोगे तो वो परसेंटेज एरर ऑफ A पावर क्या है? 3, तो 3 आगे आ गया। परसेंटेज एरर ऑफ B पावर क्या है? 1/2 आगे आ गई। परसेंटेज एरर ऑफ C पावर क्या है? -4। मैंने कहा था अपन तो प्लस ही करते हैं क्योंकि मैक्सिमम निकाल रहे हैं, तो ये 4 आगे आ गया। यहां पर डेल्टा D/D इंटू 100, परसेंटेज एरर इन D पावर है 3/2। सबसे बड़ी पावर किसके साथ बैठी थी? C के साथ बैठी थी, तो इसका आंसर है C। मतलब अगर सभी में इक्वल एरर हुआ तो सबसे ज्यादा दिक्कत कौन करने वाला है? C करने वाला है, क्योंकि उसमें 4 का मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी अपने पास। क्लियर? तो आंसर इज C इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट। The resistance R is equal to V upon I, where V is equal to this and I is equal to this. What is the total error in resistance? भैया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आंख बंद करके भी तुमसे कोई पूछ ले तो 10th क्लास का है, R is equal to V by I। वैसे ना आंख बंद करके पूछने में अब डर लग रहा है, कोविड का टाइम था ना, तो पता नहीं कैसे पेपर दिया है अपन ने। मतलब मैं तुम पे कुछ भी एलिगेशंस नहीं लगा रहा, समझदार तो तुम सब हो। तो R इज इक्वल टू V बाय I। अब रेजिस्टेंस, अब ये तो डिवीजन है, डिवीजन में कौन सा एरर ऐड होता है? परसेंटेज या रिलेटिव। तो भैया यहां पर देखो, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन वोल्टेज। पावर क्या थी? 1 थी, तो यहां 1 आगे आ गया, प्लस परसेंटेज एरर इन करंट। अब बताओ वोल्टेज का परसेंटेज एरर कैसे निकालें? तो ये है इसकी ट्रू वैल्यू और ये है इसकी एब्सोल्यूट एरर। तो भैया ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा V, ये हो गया V। तो डेल्टा V अपॉन V 5/100 इंटू 100 परसेंटेज एरर निकालने के लिए। ये क्या हो गया आपके पास? डेल्टा I, और ये हो गया आपके पास I। तो ये हो गया डेल्टा I अपॉन I इंटू 100, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 7%।
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और लगभग लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने कहा कर लो इसको, दिमाग में बैठा लो अच्छे से, सिर्फ डेटा ही बदलेंगे, टाइप वेराइटी नहीं बदलने वाले। इसके बाद अब अपने पास क्या आता है, एक और क्वेश्चन। A physical quantity is represented to the four observables A, B, C and D एंड ये इक्वेशन दे रखी है A इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूं ना, मैं बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच लेके चल रहा हूं। मैं फोकस्ड अप्रोच मतलब मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है कि A की पावर 2 है, B की पावर 3 है, C है और अंडर रूट D है, और मुझे ABCD का एरर भी दे दिया। A में कितना एरर है, A में 1% का, B में 3% का, C में 2% का और D में 2% का, और मुझसे कहा गया कि परसेंटेज एरर निकालो कैपिटल A में, मतलब इसमें। अब ये सब या तो मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, और अब तुम सीख चुके हो कि जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में होते हैं तो कौन से एरर ऐड होते हैं, रिलेटिव एरर ऐड होते हैं। यानी कि यहां पर अपन अगर देखें तो A, कैपिटल ए में जो परसेंटेज एरर आएगा यहां पर वो हो जाएगा परसेंटेज एरर इन ए, ये हो गया। पावर क्या थी 2, तो 2 आगे आ गया। प्लस बी, परसेंटेज एरर इन बी, पावर क्या थी 3, 3 आगे आ गया। प्लस परसेंटेज एरर इन सी, और पावर 1 थी तो 1 ही आगे आएगा। प्लस परसेंटेज एरर इन डी, रूट है, पावर 1/2 है, 1/2 आगे आ गया। अब ये क्या दिया हुआ था, परसेंटेज एरर इन ए 1, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, प्लस परसेंटेज एरर इन बी कितना दे रखा था 3, ये हो गया 3, पहले से एक 3 रखा है, 3 इंटू 3। परसेंटेज एरर इन सी दे रखा था 2% यहां पर, और अगर अपन देखें तो परसेंटेज एरर इन डी दे रखा है 2%, ये 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या 1, ये 1, ये कितना हो गया 2, ये 3 3 जा 9, ये हो गया 2, 2 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1, 14%। आंसर इज 14%। दोस्तों ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में आया है, सो करेक्ट आंसर इज 14%। और यहां पर अब बाबा जी आपसे कहने वाले हैं कि यूनिट 1 जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है विद प्रैक्टिस। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने खत्म किया था यूनिट एंड डायमेंशन, अब हम लोगों ने खत्म किया है मेजरमेंट, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, उसके बाद एरर, उनका प्रोपोगेशन, सिग्निफिकेंट फिगर का प्रोपोगेशन। अब ये आपको कभी भी परेशान करने वाले नहीं है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, अब हम ये चीजें कर चुके हैं। तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके जो व्यूज हैं वही हमारी मोटिवेशन है, वो हमें बताते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कितना पसंद आया, और वो मोटिवेशन ही हमें लेके जाता है कि हम और जल्दी 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 तुम्हारे लिए बहुत सारे कंटेंट्स लाएं। और इन सारी चीजों को शेयर करो और हमें उसमें टैग करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।